एवरीवन वेलकम बैक टू द पीवाईक्यू सेशन। और चैप्टर वन के हमने पीवाईक्यू सारे ओवर कर लिए। चैप्टर टू के भी ऑलरेडी 3 सेशंस आ चुके हैं। क्योंकि लेंदी चैप्टर है ये, तो इसमें ज्यादा सेशंस की जरूरत पड़ रही है। तो ये लास्ट सेशन होगा। चैप्टर टू के पीवाईक्यूज हम इसमें खत्म कर लेंगे 2019 से 2025 तक के सारे। तो ये टोटल 4 सेशन में तुम्हारे इस चैप्टर नंबर 4 के पीवाईक्यूज हो जाएंगे। ये जो लेंदी लेंदी चैप्टर्स हैं, इनके ज्यादा सेशंस देखने को मिलेंगे तुम्हें। चैप्टर 2 हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो गया, चैप्टर नंबर 4 और रे ऑप्टिक्स हो गया। ये लेंदी लेंदी चैप्टर्स हैं, इसमें ज्यादा सेशंस देखने को मिलेंगे। बाकी सब छोटे मोटे चैप्टर हैं, इतने ज्यादा तुम्हें देखने को नहीं मिलेंगे सेशंस। ठीक है, हम लोग कम उसमें भी कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन को छोड़ा था। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। इसके बाद अब देखो आगे केस स्टडी क्वेश्चन है। तो केस स्टडी तो हमें पढ़नी नहीं है। ठीक है, मैं सीधा क्वेश्चंस पे जंप करते हैं हम लोग। ये पूरा केस स्टडी है, ये और ये। इसको एक सेकंड रुको, मैं एक साथ लिख देता हूँ। ये पूरा केस स्टडी है, इसको तो नहीं पढ़ना हमें। हमें इसका क्वेश्चन देखना है। ठीक है, द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम बिटवीन ए एंड बी विल बी। तो फिगर देख लो। उसने बोला है कि ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस कितना होगा, ये बताओ। तो इस तरीके से हमें एक ये दे रखे हैं प्लेट्स वगैरह, और ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। ठीक है, सिंपल एकदम। यहाँ पे तुम्हें दोनों कैपेसिटेंस कैसे नजर आए? पैरेलल में। भाई दो कैपेसिटेंस ही तो है ये। कैसे पता चला? दो प्लेट की हेल्प से बनता है एक कैपेसिटेंस। फिर से, दो प्लेट की हेल्प से बनता है एक कैपेसिटेंस। बीच वाली जो प्लेट है दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मेरे पास दो कैपेसिटेंस हैं, एक ये और एक ये, और दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड हैं? पैरेलल में। कैसे पता चला पैरेलल में? देखो, ये जो प्लेट्स हैं, किन किन पॉइंट से कनेक्ट है नोटिस करो। ए और बी से। ए और बी से कनेक्ट है दोनों प्लेट। नीचे वाली देखो किन किन पॉइंट से कनेक्ट है। ए और बी से। नीचे वाली प्लेट भी ए और बी से कनेक्ट है। पैरेलल की कंडीशन यही बताई थी ना तुम लोग को। दो कैपेसिटर पैरेलल में तभी बोले जाएंगे जब वो सेम दो पॉइंट से कनेक्टेड हो। ऊपर वाला भी ए और बी से कनेक्ट, नीचे वाला भी ए और बी से कनेक्ट है, तो ये हो जाएगा हमारा पैरेलल। ठीक है, ये मत कर देना कि ऊपर नीचे है तो ये पैरेलल नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा। पॉइंट चेक करना, कई बार इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है बट वो पैरेलल नहीं होते। ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखना, पॉइंट चेक करना तब बोलना ये पैरेलल है। तो यार इसके बाद तो फिर हम जानते ही है, अगर दो कैपेसिटेंस पैरेलल में हो तो उनका कैपेसिटेंस कितना होगा? ऐड हो जाएगा। C इक्वल्स टू C1 + C2, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। प्लेट के बीच की डिस्टेंस डी ही दे रखी थी उसने, तो ये हो जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। मैच कर लो कौन सा आंसर है, 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अच्छा, एरिया को उसने L स्क्वायर लिख रखा है। प्लेट है ना, तो प्लेट का एरिया क्या होता है? लेंथ का स्क्वायर। 2L² एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। 2L² एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और इनके बीच में K टाइम्स डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी लगा। ठीक है, यहाँ पे एक केस स्टडी पढ़ लेना एक बार, इसमें जरूरत है पढ़ने की। क्योंकि उसने थोड़ा सा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वगैरह के बारे में दे रखा है। ठीक है, वैसे नहीं भी पढ़ोगे तो कॉमन सेंस है, सब में के तो आ ही रहा है। सब में के तो है ही है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगी होगी इनके बीच में। ठीक है, बाकी तो हमने निकाल दिया। दूसरा, चार्ज ऑन प्लेट P1 इज। तो पहली जो प्लेट है उस पर चार्ज कितना होगा? देख लेते हैं कितना चार्ज होगा। Q = CV। ये P1 प्लेट की बात चल रही है, Q = CV होता है ना। C कितना है? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये तो है, एक प्लेट की बात कर रहा हूँ, एक कैपेसिटर की। तो पोटेंशियल कितना है? वो तो V ही दे रखा है हमें। एरिया को क्या लिख सकते हैं? L² एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू V। ठीक, और एक बार देख लेना, उसने V कौन से वोल्टेज दे रखे हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज V। ए और बी का वोल्टेज दे रखा है V, और यही हमें चाहिए। कई बार वो हो सकता है इन दोनों प्लेट के बीच का वोल्टेज दे दे V, ये थोड़ी चाहिए हम लोगों को। मैं Q = CV जो फॉर्मूला है वो यूज कर रहा हूँ इस कैपेसिटर के लिए। मुझे कैपेसिटेंस भी सिर्फ इसका चाहिए, मुझे वोल्टेज भी सिर्फ इसके चाहिए। इसके वोल्टेज कितना होंगे? ए और बी के अक्रॉस जो वोल्टेज होंगे, जो कि कितना है? V। तो बस कर लो मैच, कौन सा आंसर हो गया? Q = CV। एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, ये वोल्टेज हमें ठीक दे रखे हैं V। L² V एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। L² V एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी।
के तो सब में चल ही रहा है क्योंकि बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन P1 एंड P2, P1 और P2 के बीच में उसने पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यानी कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है उसने कितना होगा। प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है V अपॉन में डी, तो सीधा फॉर्मूला है ना V इक्वल्स E इंटू डी, बस E इक्वल्स टू V अपॉन में डी। The separation between the plates of area L square having capacitance equal to that of the system will be, इसने बोला है कि ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ये काफी बार बोल चुका मैं, क्वेश्चन को बहुत डिटेल में पढ़ना जरूरी है, ठीक है, तभी तो कुछ आंसर बता पाएंगे जब क्वेश्चन समझ आएगा हमें। पहला स्टेप होता है हमारा क्वेश्चन को ध्यान से समझना, तो मैं समझ लेता हूँ पहले इसको। द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट सेम एरिया, सेपरेशन पूछी है उसने इन प्लेट के बीच में जिनका एरिया बिल्कुल सेम है, जो अभी हम जिन प्लेट्स की बात कर रहे हैं, एल स्क्वायर है इन प्लेट्स का एरिया, और इसके बीच की सेपरेशन पूछी है उसने, डी कितना होगा। द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट ऑफ सेम एरिया हैविंग कैपेसिटेंस इक्वल टू दैट ऑफ सिस्टम, इन प्लेट का जो कैपेसिटेंस है और जो सिस्टम का कैपेसिटेंस है जो अभी हमने पीछे निकाला, ये दोनों इक्वल है। बताओ डी, इसकी डी की वैल्यू कितना होगी, इसको डी डैश कर लो, ये हो गया। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आई। हमारे पास एक और प्लेट है जिसका सेम एरिया है, सेम एरिया किसके सेम होगा, जो अभी हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, एल स्क्वायर के सेम होगा। अब इसका जो कैपेसिटेंस है वो इक्वल होगा पूरे सिस्टम के कैपेसिटेंस के, इसका जो कैपेसिटेंस है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी डैश इक्वल्स टू होगा जो अभी हम लोगों ने पीछे कैपेसिटेंस फाइंड किया, कितना फाइंड किया, 2 एप्सिलॉन नॉट के एल स्क्वायर बाई डी, 2 एप्सिलॉन नॉट के एल स्क्वायर बाई डी, ठीक है। लेफ्ट साइड में के क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यार इसमें नहीं दे रखा उसने कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इस प्लेट के बीच में थोड़ी बोला है कुछ उसने, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो नई प्लेट है, इसमें के मत लगाना, ठीक है। एरिया से एरिया कैंसिल, एल स्क्वायर मतलब एरिया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, डी डैश हमें चाहिए, डी डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डी अपॉन टू, ठीक है, डी अपॉन टू के, टिक लगाओ, आगे बढ़ो। इफ द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज रिमूव, यार क्वेश्चन को समझ लिया करो पहले, ठीक है, और मुझसे भी पहले समझ लिया करो, जैसे मैं क्वेश्चन दिखाऊं वीडियो पॉज किया था, पहले अपना दिमाग लगाया करो कि क्वेश्चन में चल क्या रहा है, ठीक है, नहीं समझ आ रहा तो फिर वीडियो ऑन कर लो, मैं सामने बैठा हूं तुम्हारे। इफ द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन ए एंड बी इज रिमूव, उसने बोला है कि ए और बी के बीच में जो बैटरी है उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, एंड देन ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर, और ए और बी को एक वायर से कनेक्ट कर दिया, नेट चार्ज ऑन द सिस्टम विल बी, जो पूरा सिस्टम है उस पे नेट चार्ज कितना होगा, उसने ऐसा कुछ बोला है। ए और बी, अभी तक तो इनके बीच में बैटरी कनेक्ट थी ए और बी के बीच में, हमने बैटरी को हटाया और ए और बी को सिर्फ एक वायर से कनेक्ट कर दिया, बताओ इस पूरे सिस्टम पे नेट चार्ज कितना होगा। तो यार ऑब्वियस ही बात है, सिस्टम का नेट चार्ज कितना होगा, जीरो हो जाएगा। कैसे पता चला तुम्हें, कैसे पता चला, कैपेसिटर की दो प्लेट पे एक पे होता है पॉजिटिव चार्ज, एक पे होता है नेगेटिव चार्ज, तो अगर मैं नेट चार्ज की बात करूं तो कैपेसिटर के बीच का, कैपेसिटर में जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। अगर मैं इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दूं, भाई इनका माइनस और प्लस चार्ज तो खत्म हो जाएगा ना, अगर इनको वायर से कनेक्ट कर दिया जाए, इनको माइनस और प्लस को मिलने का मौका दे दिया जाए, ये आपस में खत्म हो जाएगा चार्ज। तो यहाँ दो कैपेसिटर थे, अब कितने भी कैपेसिटर हो, कैपेसिटर पे एक प्लेट पे पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, एक कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा, नेट चार्ज जीरो, दूसरे कैपेसिटर पे नेट चार्ज कितना होगा, जीरो, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो फाइनल चार्ज होगा वो कितना होगा, जीरो। मेरी चीज, जब भी कैपेसिटर की दो प्लेट को आपस में ज्वाइन कर दोगे तो इनका जो माइनस प्लस है आपस में कंबाइन हो जाएगा, कंबाइन होके हो जाएगा खत्म, खत्म होके कितना हो जाएगा, जीरो। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को समझो, ऐसा क्वेश्चन तुम्हें करा रखा है, ये तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन हम लोग कर चुके पहले, तो तुम लोग करना, ठीक है, सेकंड पार्ट में करा ऊपर वाला तुम थोड़ा एक बार मैं समझा देता हूँ क्या बोला है उसमें। 3 पॉइंट चार्जेस, -2 -1 प्लस का 5, 3 पॉइंट चार्जेस है, -2 -1 +5, यूनिट देख लेना जो भी दे रखी हो,
are placed at equilateral triangle of side 0.2 meter. Find the work done in shifting the charges from A से A1, B से B1, C से C1 और A, B, C क्या है इनके मिड पॉइंट B1, B1, C1 और इनका यूनिट दे रखी है नैनो कूलम। देखो यार उसने बोला है सिंपल क्वेश्चन एकदम पोटेंशियल एनर्जी के हम बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं बहुत बहुत सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से इसी के क्वेश्चन किए हमने पोटेंशियल एनर्जी के अगर याद हो तुम्हें सेशन को फॉलो कर रहे हो तुम पिछले 2-3 ठीक है सुनो उसने बोला है कि हमारे पास 3 चार्जेस हैं यहाँ रखे हैं ए बी और सी पे बिल्कुल ठीक बात है मैंने ए को उठा के A1 पे ले गया बी को B1 पे ले गया और सी को C1 पे ले गया उससे बोला गया है कि अब बताओ इनको शिफ्ट करने में यहाँ पे कितने वर्क डन की जरूरत है सिंपल सी चीज पहले मैं इनिशियल एनर्जी निकालूं फिर मैं फाइनल एनर्जी निकालूं और दोनों को माइनस कर दूं भाई ये तुम्हें एग्जांपल लेके भी तो बताया था एक बार रिकॉल करा देता हूँ बॉडी है ये मूव कर रही है और इसकी एनर्जी है 10 जूल ठीक है अब इसमें कुछ किसी ने वर्क डन कराया इस बॉडी पे किसी ने वर्क डन कराया और इसकी जो एनर्जी है वो हो चुकी 50 जूल अब मैं तुमसे पूछूं कि इसके ऊपर वर्क डन कितना हुआ तुम यही तो बोलोगे 40 जूल का हुआ कैसे पता लगाया फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी यही तो करोगे उसमें वर्क डन निकालने के लिए ठीक है वही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो तीन चार्जेस के लिए एनर्जी निकाल लोगे बिल्कुल के Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 वो फॉर्मूला लगा के स्टार्टिंग की एनर्जी निकाल देना ठीक है फिर बाद की एनर्जी निकाल देना ठीक है अब ये चार्जेस यहाँ पे आ गए बाद की एनर्जी निकाल देना ये डिस्टेंस कितना होगी 0. मिड पॉइंट दे रखा है ना ये ठीक है मिड पॉइंट दे रखा है तो ये डिस्टेंस कितना होगी 0.1 0.1 और 0.1 ठीक है तो डिस्टेंस वगैरह से तो दिक्कत है नहीं हमें तो बाद का एनर्जी निकाल देना फिर से फॉर्मूला लगा के इन तीनों के लिए एक बार ये वाली एनर्जी निकालो तीनों के लिए और जब इनको शिफ्ट करने के बाद ए बी सी पर आ जाए फिर ये वाली एनर्जी निकालो दोनों को माइनस कर दो माइनस करते ही क्या मिल जाएगी वर्क डन इनको शिफ्ट करने मेरी चीज चलो नहीं होगा तो मुझे बताना कमेंट्स में मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा अगले पे आ जाओ सेकंड पे अ पॉइंट चार्ज ऑफ प्लस का 2 नैनो कूलम इज केप्ट एट द ओरिजिन फिर 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको कर ले ये थोड़ा अलग सा लग रहा है चलो तुम लोग पढ़ो पहले इस क्वेश्चन को समझो ठीक है यार मेरे बताने से पहले ही अपना दिमाग चलाया करो क्योंकि जब तक अपना माइंड यूज नहीं करोगे ये सेशन देखने का कोई फायदा नहीं इन पीवाईक्यू सेशन का यही ऑब्जेक्टिव है कि तुम अपना दिमाग चलाना सीख जाओ बोर्ड में कोई बताने थोड़ी जाएगा तुम लोग ठीक है कभी भी ऐसा मत किया करो कि बिल्कुल ही वीडियो को देख रहे हो तो बस तुम सब कुछ छोड़ के ही बैठ गए कि सर ही पढ़ाएंगे सॉल्यूशन भी सर कराएंगे क्वेश्चन भी कराएंगे ऐसा मत करना ये बहुत गलत चीज होती है चाहे मेरी वीडियो देखो चाहे किसी और भी टीचर की देख रहे हो अगर तो ये थोड़ी सी गलत चीज है कि बस जी सर आप ही कराओ जो भी करा रहे हो हम कुछ दिमाग नहीं लगाएंगे तो फिर बेकार है देखना इससे अच्छा मत देखो हाँ चलो a point charge of plus का 2 नैनो कूलम is kept at the origin of 3D coordinate system तो 2 नैनो कूलम को रख दिया हमने 0 0 0 पर find the type and magnitude of charge which should be kept at 0 0 6 x पे 0 y पे 0 z पे 6 तो मैं z एक्सिस को ये मान लूं find the type and magnitude of charge which should be kept at this point ठीक है तो उसने इस चार्ज के बारे में पूछा है so that potential due to the system become 0 at 0 0 2 ताकि पोटेंशियल जो है 0 बन जाए इस पॉइंट पर z एक्सिस की बात चल रही है ना तो मैंने इस एक्सिस को मान लिया z एक्सिस कोई भी एक्सिस को मान सकते हो कोई से भी एक्सिस उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये z एक्सिस है ठीक है चलो सिंपल एकदम उसने बोला है कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है बताओ क्यू की वैल्यू और नेचर चार्ज बार क्या होगा इसका टाइप क्या होगा यानी प्लस माइनस का होगा और मैग्नीट्यूड क्या होगा सिंपल क्वेश्चन एकदम ये तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो 0 है यार पोटेंशियल कैसे निकालते हो किसी पॉइंट पे याद है स्टेप्स पहले एक की वजह से निकालो दूसरे की वजह से निकालो दोनों का सम करो इक्वल टू 0 v1 प्लस v2 इक्वल्स टू 0 v1 कितना है k q अपॉन में r स्क्वायर प्लस k q अपॉन में r स्क्वायर इक्वल्स टू 0 ठीक है ये डिस्टेंस कितना है 2 और ये टोटल 6 थी तो ये वाली डिस्टेंस कितना है
4। मीटर सेंटीमीटर का ध्यान रखना, मीटर में दे रखी है तो चलेगा, ठीक है। और पोटेंशियल है तो पोटेंशियल में स्क्वायर नहीं होता, इसको हटा दो। इतना क्लियर? चलो, 2 से 2 कैंसिल हुआ, के और के को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, कितना बचेगा, के कॉमन लिया और इधर जाके वो हो गया 0। क्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 4 इंटू 10⁻⁻⁹। कैसे बोल दो, माइनस का 4 नैनो कोलम। बस इतना सा आंसर था इसका, लिख देना। चार्ज का जो टाइप है वो है नेगेटिव चार्ज, और चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो है 4 नैनो कोलम। सिंपल क्वेश्चन एकदम। तो मेन चीज जो होती है क्वेश्चन में, आधा आधी चीज तो क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ने की होती है। क्वेश्चन पढ़कर उसको एनालाइज करना बहुत डिटेल में, यानी कि सिर्फ पढ़ लिया और समझ लिया, ठीक है, बहुत डिटेल में घुस जाना कि उसने पूछा क्या है, गिवन क्या है, पूरा का पूरा क्वेश्चन को दिमाग में इमेजिन कर लेना। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर बताओ। सिंपल क्वेश्चन एकदम। A metal sheet is inserted between the plate of capacitor C. If the sheet partly occupies the space between the plate, the capacitance becomes. इसने बोला है कि एक कैपेसिटर है, उसके बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा और उसको इस तरीके से रखा कि पूरा स्पेस उसने फिल नहीं किया, उसने सिर्फ कुछ स्पेस फिल किया। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का काम क्या होता है, कैपेसिटेंस को बढ़ाना, कैपेसिटेंस को बढ़ा देगी, बिकम्स ग्रेटर देन, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। हमेशा डाइलेक्ट्रिक स्लैब का काम कैपेसिटेंस को बढ़ाना, ठीक है। A parallel plate capacitor has area A, distance D. Half of the space between the plate is filled with a dielectric medium constant K in the two ways as shown in the figure. फिगर के दो फिगर है, एक सेकंड रुको मैं इसको सेम पेज पे ले आऊं। चलो, उसने बोला है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी हमने दो तरीके से, एक बार ऐसे रख दी और एक बार ऐसे रख दी। अब बताओ क्या बताने क्या है इसमें। फाइंड द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर्स इन द टू केसेस, इन दोनों केस में कैपेसिटर की वैल्यू बताओ। और ठीक है, चलिए सुनना जरा ध्यान से, सुनो ध्यान से, सुनना जरा क्वेश्चन को। हमारे पास एक कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। बोलोगे क्या पूछ रहे हो सर, ये बच्चों वाले सवाल। कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होगा, इसमें भी क्या पूछने वाली बात है। चलो जी, सॉरी गलती हो गई। अगर मैं बोलूं इसके आधा स्पेस मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से फिल कर दिया, इसका सिर्फ आधा स्पेस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से फिल कर दिया, और इसका भी आधा स्पेस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से फिल कर दिया, ठीक है। फर्क तो दिख ही गया होगा दोनों में, इसमें कैसे फिल किया और इसमें कैसे फिल किया। चलो जी, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में पूछा है कि इनका जो कैपेसिटेंस होगा उस पर क्या फर्क पड़ेगा, बताओ क्या फर्क पड़ेगा। सुनो, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, ध्यान से सुनना। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए इसको ट्रीट करोगे दो कैपेसिटर की तरह, इसको ट्रीट करोगे दो कैपेसिटर की तरह। ये कैपेसिटर अलग जिसमें मीडियम है, ये कैपेसिटर अलग जिसमें एयर है, और ये आपस में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। इसमें नोटिस करो, ये कैपेसिटर अलग और ये कैपेसिटर अलग, और ये आपस में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। क्या हमने सीरीज पैरेलल ऐसे बताया, सीरीज पैरेलल का हमारा यहाँ पे लॉजिक क्या है बताने का? क्या हमने ऐसे बता दिया कि ऊपर नीचे है तो पैरेलल और आगे पीछे है तो सीरीज, नहीं, हमने ऐसे नहीं बताया। हो सकता है वो इसको घुमा करके दे दे, ऐसे भी तो दे सकता है वो। लो, अब बताना जरा, ये दोनों किसमें कनेक्ट होंगे, ये दोनों। ये थोड़ी बोलोगे ऊपर नीचे कनेक्ट है तो पैरेलल में हो गए, नहीं, ऊपर नीचे कनेक्ट हो, कहीं भी कनेक्ट हो, हमें नहीं मतलब। हम अपना कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखेंगे कि सीरीज पैरेलल को पहचानते कैसे हैं, ठीक है। हर चीज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तुम्हें। अब वो क्वेश्चन में कितना भी ट्विस्ट कर दे, तुम अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। हमारा एकदम फंडामेंटल क्लियर है कि भाई सीरीज और पैरेलल बोलते किसको है, ठीक है। तो सुनो, यहाँ पे सीरीज और पैरेलल किसको बोलोगे, अभी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, कमेंट्स में आंसर करना उसको। यहाँ पर सीरीज और पैरेलल बोलते किसको है,
ठीक है, देखना ध्यान से। अगर प्लेट से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हर डाइलेक्ट्रिक से सेम है, उसको बोलेंगे सीरीज। एग्जाम्पल के लिए सुनो, ध्यान से सुनो। ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स हो गई, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, ऐसे प्लस से निकला माइनस में गया, प्लस से निकला माइनस में, ऐसे निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिस जिसके भी पास जाएगा सेम सेम, तो वो तो सारे हो जाएंगे सीरीज में। जैसे हमने यहाँ पे रखी एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब के, यहाँ पे रखा तुम लोगों ने एक और डाइलेक्ट्रिक स्लैब K2, इसको K1 K2 कर लो। ठीक है, तो मैं तुमसे पूछूं, K1 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा क्या वही K2 से पास होगा? बिल्कुल एकदम, ऐसे ही तो जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से निकला K1 से पास हुआ, वही निकल K2 से पास हुआ, K1 से निकला, फिर वही निकल के K2 से पास हुआ। तो जो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड K1 से निकला वही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड K2 से गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होने की वजह से हमने इनको बोल दिया किसमें कनेक्टेड है, ये सीरीज में। ठीक है, चलो जरा कुछ और देख लें फिर दूसरा। अगर ऐसे कनेक्टेड है तो क्या होगा, मान लिया यहाँ पे कुछ और कैप डाइलेक्ट्रिक है, यहाँ पे कुछ और डाइलेक्ट्रिक है। मैं तुमसे पूछूं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड K1 से पास होगा क्या वही K2 से पास होगा? नहीं, अब की बार आंसर ये नहीं है। ठीक है, देखो K1 से इलेक्ट्रिक फील्ड ये गया ऊपर वाले पोर्शन से, क्या यही इलेक्ट्रिक फील्ड K2 से पास हो रहा है? नहीं, K2 का तो अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये हो गया अलग। अब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से इन दोनों को किस में बोलोगे, पैरेलल में। बात समझ आई? सीरीज पैरेलल कैसे पहचानेंगे, सिर्फ यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड चेक, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ, तो जो इससे पास हुआ वही इससे पास होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पास हुआ वो नीचे वाले से तो नहीं पास हो रहा, नीचे वाले का अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है अपना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम तो सीरीज, और इलेक्ट्रिक फील्ड अलग पैरेलल। ठीक है, चलो जरा ये बताना मुझे कमेंट्स में इसका आंसर करना। इधर बना देता हूँ मैं, सब लोग करना, मुझे पता रहेगा तुम लोग कितना सुनते हो, कितना ध्यान से सुनते हो। ये बताओ, प्लेट के बीच में तीन स्लैब K1 K2 K3, अब कौन किसके पैरेलल, कौन किसके साथ सीरीज, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तीन कैपेसिटर हो गए, एक कैपेसिटर ये और एक ये, कौन किसके साथ सीरीज, इसको सॉल्व कैसे करोगे? या तीनों सीरीज में है, तीनों पैरेलल में है, तो मतलब क्या क्या चल रहा है इसमें, ये आंसर मुझे कमेंट्स में बताओ। ठीक है, चलो। हाँ, आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। अब मुझे कैपेसिटेंस बताना है, मुझे दिख गया ये सीरीज में है, सीरीज में क्या करते हैं, इनवर्स करके एड, 1/C1 प्लस 1/C2। C1 कितना है हमारे पास, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। C2 कितना है हमारे पास, सिर्फ ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और डी और एरिया को मैच कर लेना, कितना है डी अपॉन। बात समझ आई? ये भी देख लेना डिस्टेंस कितना है, ये तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था तो के यूज कर लिया, ये एयर था तो के यूज नहीं करेंगे, में के यूज किया, दूसरा एयर था तो के यूज नहीं करेंगे। डिस्टेंस कितना है इसकी, डी बाई, डिस्टेंस कितना है इसकी, डी बाई टू, और एरिया तो दोनों का सेम है। ठीक है, प्लेट का एरिया वही इसका एरिया, प्लेट का एरिया वही इसका एरिया। ठीक, इसको सॉल्व करके सी निकाल देना जो भी आ जाएगा। कर लेते हैं इसको सॉल्व। ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, डी अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लो, टू भी कॉमन ले लो, ये बचेगा, एलसीएम लेके इसको इन्वर्स कर देना, के अपॉन के प्लस वन, टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये मैंने इन्वर्स कर दिया इसको एलसीएम लेने के बाद। ठीक है ना, तो लेफ्ट वाला पोर्शन तो हो गया हमारा। इस पे आ जाओ, क्या ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है? क्यों कनेक्ट है, क्योंकि ऊपर नीचे है। कैसी बातें कर रहे हो सर, ऊपर नीचे कनेक्ट है इसलिए पैरेलल में नहीं है ये, क्योंकि इनका इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, ये इसलिए पैरेलल में है। बहुत बढ़िया, सीख गए तुम लोग। तो चलो C1 C2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए ए एरिया कितना पुट करोगे, हाफ, क्यों देखो ना, प्लेट के आधे हिस्से में ही है सिर्फ ये। ठीक है, तो एरिया आपकी बार कितना हो जाएगा, हाफ।
लेकिन डिस्टेंस तो पूरी पूरी कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस तो डी रहेगी लेकिन एरिया हाफ हो जाएगा। और दूसरे में तो कुछ करना ही नहीं है, एरिया हाफ हो जाएगा। एयर है उसमें तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, बस इसको ऐड करके लिख दो, ए अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, पूरा कॉमन, अंदर क्या बचेगा के प्लस वन, यही हमारा आंसर। आई होप ये क्वेश्चन काफी अच्छे से क्लियर हुआ होगा सबको, ठीक है। और कमेंट्स में तो बता ही देना ये कौन सीरीज कौन पैरेलल, ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो फिर पता ही चल जाएगा मुझे कितना अच्छे से क्लियर हुआ तुम लोग को। बढ़े आगे, चलो। ऐसा अगर कनेक्शन आ जाए तो क्या चेक करोगे, ये है हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज, ये तो सबको पता है ना, एकदम बेसिक बात होती है, तो कोई नहीं भी पढ़ता होगा ना तो ये बात तो उसको भी पता होती है कि ये है व्हीट स्टोन ब्रिज। एक कंडीशन जरूर चेक कर लेना, क्या इनके अपोजिट वालों की मल्टीप्लाई इक्वल है कि नहीं, सीधा ही बीच वाली ब्रांच को मत हटा देना, ठीक है। तो पहले इनकी बैलेंसिंग कंडीशन को चेक कर लेना, हालांकि बोर्ड में इसके अलावा और क्वेश्चन भी नहीं आएगा, बैलेंस हुआ हुआ ही आएगा, दूसरा वाला सिलेबस में है भी नहीं, फिर भी एक बार चेक कर लो, 12 3 जा 36 और 6 6 जा 36, बैलेंस है तो बीच वाला कैपेसिटेंस को हटा दो, जैसे ही बीच वाले कैपेसिटेंस को हटाओगे तो उसके बाद की कहानी क्लियर एकदम हमें, कौन सीरीज कौन पैरेलल, ये 3 ये 6 ये 6 ये 12, तो ऊपर वाले दोनों सीरीज, नीचे वाले दोनों सीरीज, और फिर आपस में किस में कनेक्ट हो जाएंगे, ये पैरेलल, ये तो सॉल्व कर लोगे ना, सीरीज पैरेलल। चलो मैं बहुत फास्टली सॉल्व कर देता हूँ, सीरीज है, इनवर्स करके ऐड करेंगे और ये आ जाएगा हमारा, ये सीरीज है तो इनवर्स करके ऐड करेंगे, इसको सी डबल डैश कर लो और ये आ जाएगा हमारा 4। देख लेना एक बार, मैं फास्टली कैलकुलेशन कर रहा हूँ, फिर ये दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्ट है, फाइनल आ जाएगा हमारा 6, 4 और 2 6। एक बार देख लेना कहीं मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हो तो, एक सेकंड लगे रहा है मुझे, 6 12 3 12 नहीं, ठीक, ठीक है, बस ये हो गया सिंपल क्वेश्चन ये वाला। वो अच्छा ऑप्शन भी है इसका, चलो पता चल जाएगा कि आंसर भी 6 माइक्रोफेरेड, हमारा कितना आ रहा है, हमारा भी यही आ रहा है, दे रखा है ऑप्शन में, तो इस पे टिक करो और आगे बढ़ो। ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन ए रीजन इज गिवन बाय, बहुत ध्यान से सुनना जरा इस क्वेश्चन को, इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन में ये गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो उसको दो क्या बोलते हैं, उसमें दो चीजें चाहिए, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो नॉर्मल लिखा जाता है, डायरेक्शन के लिए लिखा जाता है यूनिट वेक्टर। अगर मैं तुमसे पूछूं आर कैप कितना होगा, आर का यूनिट वेक्टर, डिस्टेंस का यूनिट वेक्टर, तुम बोलोगे आर अपॉन आर मैग्नीट्यूड, यही होता है ना यूनिट वेक्टर, किसी भी कोई भी यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, वेक्टर ऑन में मैग्नीट्यूड, इसके इक्वल होता है यूनिट वेक्टर। तो पहले तो मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा ठीक से अरेंज कर रहा हूँ, ठीक से कैसे, ऐसे, ऐसे लिखो, कोई दिक्कत, तुम पूछो कोई दिक्कत है कि हमें कैसे पता चलेगा ऐसे लिखना है, भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं, पहले लिखा होता है मैग्नीट्यूड फिर होती है डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे दिखाई जाती है, यूनिट वेक्टर से, तो मैंने क्या किया, इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया, मुझे याद था आर वेक्टर अपॉन आर मैग्नीट्यूड ये होता है यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ये होता है यूनिट, तो इसलिए मैंने इसको स्क्वायर और आर में ब्रेक किया, कोई दिक्कत नहीं जी, अब कोई दिक्कत नहीं, अब आपने समझा दिया तो दिक्कत कहाँ से होगी, चलो, इतना क्लियर ना, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिख दो, वेक्टर और मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, ठीक। अब आ जाओ जरा क्वेश्चन पे, द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट, पोटेंशियल उसने पूछा है कितना होगा, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स टू माइनस का डी बी अपॉन डी आर, डी आर को लेफ्ट में ले जाओ, माइनस का डी आर इक्वल्स टू डी वी, इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ, माइनस का ई डी आर इक्वल्स टू डी वी,
ई की वैल्यू कितना है अल्फा अपॉन आर स्क्वायर, अल्फा अपॉन में आर स्क्वायर, आर क्यूब मत कर देना। देखो उसने क्वेश्चन में तभी ये तोड़ फोड़ के दे रखा था कि ताकि बच्चे उसको आर क्यूब लिख दें, ई की जगह पे अल्फा अपॉन आर क्यूब लिख दे बच्चे। तो अल्फा अपॉन आर क्यूब नहीं लिखना, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज सोचना है। इसका मैग्नीट्यूड देखो ना कितना है अल्फा अपॉन आर स्क्वायर, बाकी वो आर क्यूब तो ये सब डायरेक्शन के लिए था, इससे कोई मतलब ही नहीं है हम लोग को कैलकुलेशन में। चलो इसको सॉल्व कर ले, वन बाई आर स्क्वायर का सीधा रटा रखा है तुम्हें, माइनस का वन बाई आर इंटीग्रेशन, पिछले सेशंस में किया है ना ऐसा क्वेश्चन, और तुम्हें बोला था सीधा रट लेना इसको, बहुत बार यूज आएगा इसका। वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, माइनस का वन अपॉन एक्स, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, अल्फा बाई ये आ चुका हमारे v, खत्म, वेरी इजी क्वेश्चन, अल्फा अपॉन आर। इसमें देखो दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक माइनस का अल्फा अपॉन आर और एक अल्फा अपॉन, तो हमारा कितना आ रहा है अल्फा अपॉन आर, ये माइनस प्लस में धोखा मत देगा, आगे आ जाओ। 4 point charge capital Q are held at the four corner of square of side L. Calculate the amount of work done in bringing charge capital Q from infinity to center. देख रहे हो यार कितने क्वेश्चन आ रहे हैं इसके एनर्जी के वर्क डन के, तो इनको अच्छे से कर लेना। मैंने बहुत 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 सारे क्वेश्चन करा दिए तुम्हें अपने, आधे से ज्यादा क्वेश्चन जो हमने किए वो एनर्जी के ही किए हैं, तब से बार बार यही आ जा रहा है, फिर से आ चुका। बोला गया चार चार्जेस है, क्वेश्चन करने का तरीका, तरीका ये कि पहले वीडियो पॉज करो, पहले खुद से फाइट करो, इससे लड़ो क्वेश्चन से कि क्या करना है, ठीक है, जब नहीं होगा तब सॉल्यूशन देखना। 4 point charges capital Q are held at the four corner of square. The amount of work done in bringing a charge capital Q from infinity to center. उसने बोला है हमारे पास चार चार्जेस पहले से थे और एक चार्ज हम लेकर के आए इन्फिनिटी से सेंटर पे, तुम बताओ इसको लाने के लिए कितना वर्क कराना पड़ा। सिंपल वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन इक्वल्स टू के, पहले इसको लाने के लिए इसके अगेंस्ट काम कराना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट काम कराना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट काम कराना पड़ेगा और इसके अगेंस्ट भी काम कराना पड़ेगा। तो इस सेंटर वाले चार्ज को लाने के लिए टोटल चार वर्क डन कराने पड़े, तो चारों सेम ही है हर तरफ से, मैं एक वर्क डन निकालू, चार से मल्टीप्लाई कर दो, मेरा काम बन जाएगा। एक वर्क डन निकाल दो, क्यू इंटू क्यू ऑन में डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन सी लोगे सेंटर से इसके बीच की, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना होगी, पहले पाइथागोरस से ये पूरी निकालो, ये एल है, ये एल है, तो ये पाइथागोरस से पूरा कितना आ जाएगी अंडर रूट 2l, फिर उसको आधा कर दो, ये वाली डिस्टेंस हमें मिल जाएगी। समझ आ रही है ना बात, अंडर रूट 2l का आधा, और फिर इसकी चार से मल्टीप्लाई करा देना, क्योंकि चार चार्जेस के अगेंस्ट काम कराना पड़ रहा है, तो यार ये डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है ना तुम लोग को। ये बन जाएगा तुम्हारा रूट टू, ये रहेगा 4 2 8, रूट टू को रेशनलाइज कर दो, 4 बचेगा ऊपर, हमारा है कुछ ऐसा 4 रूट 2, ये तो कोई ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा हमारा। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम कैपिटल क्यू टू द सेंटर ऑफ स्क्वायर, कैपिटल क्यू से सेंटर पे लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा। पोटेंशियल इनटू चार्ज, रुको इसको एक दूसरे तरीके से और करते हैं, इंग्लिश से भी देखते हैं, इससे गड़बड़ हो रही है कैलकुलेशन वगैरह में। सुनो एक मेथड और देख लो, दूसरी अप्रोच भी क्लियर हो जाएगी तुम्हें, ठीक है। सेंटर पे पूछा गया है कि वर्क डन कितना होगा, वर्क डन का मतलब पोटेंशियल इनटू चार्ज, तो सेंटर पे अगर मैं पोटेंशियल निकाल दूं तो काम बन जाएगा मेरा, तो सेंटर पे पोटेंशियल निकाल दो, कितना होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला, के क्यू अपॉन में आर, के क्यू अपॉन में आर, आर मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना है अंडर रूट 2l का हाफ, अंडर रूट 2l का हाफ, ठीक है, टू को ऊपर और 4 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि चार चार्जेस हैं और एक कैपिटल क्यू तो चल ही रहा है इधर, ये कितना हो जाएगा हमारा के क्यू स्क्वायर इंटू 4 अपॉन में रूट 2l, और ये 4 आ जाएगा ऊपर, ये भी यही आ रहा है, मतलब सेम ही चीज है ना। इसका आंसर फिर मेरे ख्याल से कुछ गलत वलत दे रखा होगा,
यही आ रहा है। √2 ऊपर नीचे रेशनलाइज करो, 4 √2 अपॉन में, गलती कर रहे हैं क्या हम लोग? अरे सॉरी सॉरी, मैं 4 नहीं देख रहा बार बार। ठीक है, मुझे लगा यहाँ पे 4 लिखा है, 4 एप्सिलॉन नॉट, तो हमने 4 को कट नहीं किया, एक ही वैल्यू भी तो पुट करनी है। तो ये छोटी मोटी गलती एग्जाम प्रेशर में भी हो सकती है, तुमसे ध्यान रखना। ठीक है, चलो 4 से 4 कट गया, Q² √2 अपॉन में पाई, Q² √2 अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना? या तो डायरेक्ट वर्क डन का फॉर्मूला लगा दो, या ऐसे कर दो पोटेंशियल इनटू चार्ज। पहले सेंटर पे पोटेंशियल निकालो, मतलब दोनों तरीके सेम ही है, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। और तरीके क्या, फॉर्मूले भी सेम ही है। वर्क डन का यही तो फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज। पहले क्या लिखा था मैंने? पहले भी ये लिखा था के क्यू क्यू अपॉन में आर, पहले भी तो ये लिखा था। इतना पार्ट हो गया पोटेंशियल और ये पार्ट हो गया चार्ज। ठीक है, तो जैसा मर्जी वैसा लेना, दोनों ठीक है। मेरी चीज, चलो अगले पर आ जाओ जी। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी तुम लोग करो, ये भी तुम लोग करो, ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग फर्स्ट वाला। करो जल्दी से, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, और फिर उसके बाद यहाँ देखना क्वेश्चन में अपना जितना भी माइंड है तुम्हारा सब लगा दिया करो, उसके बाद देखा करो सॉल्यूशन। ठीक है, फिर सॉल्यूशन से देखने के बाद भी ये मत करना कि देख लिया अब हमें आ गया, सॉल्यूशन से देखो, फिर से खुद करो। कहने का मतलब खुद से करो, जितना तुम्हारे बस की हो उतना करो। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन a region is given by E equals to 40x। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है 40x आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड की दो यूनिट होती है, न्यूटन पर कूलम्ब और वोल्ट पर मीटर, ना, तो इसको ध्यान रखना। चलो, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट 0,3 टू ए पॉइंट 5,0। एक पॉइंट था 0,3 और एक पॉइंट है 5,0। चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में कितने वर्क डन की जरूरत पड़ी, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को दे रखा है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड तो 40x, डिस्प्लेसमेंट कितना है 5, और चार्ज कितना है 1। तो कर लो इसको, 5 4 जा 200, x कितना है 5, 5 चौक 20, पंजे 100, 1000। तो 1000 आ जाएगा इसका। अच्छा रुको एक सेकंड, ये वेक्टर फॉर्म में है ना, सुनो जरा, तरीका तो समझ आ गया ना? ये तो मेथड है इसका करने का, वर्क डन निकलता कैसे है। ठीक है, फॉर्मूला लिखा मैंने और मैं करता गया। एक छोटी सी चीज रह गई इसमें, वो क्या? v, v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का e डी आर, या डी एक्स, एक्स ले रहे हैं। पोटेंशियल का जो एक्चुअल में फॉर्मूला होता है वो ये होता है, माइनस का ई डॉट डी एक्स। ठीक है, अभी जस्ट पीछे किया, 40 × x, ऐसे लिखोगे इसको, -40 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² अपॉन में 2, इससे कैंसिल कर दो, माइनस का 20 एक्स का स्क्वायर, यही हो जाएगा, बिल्कुल यही हो जाएगा। एक्स की वैल्यू, सुनो, पोटेंशियल आ चुका 20 एक्स का स्क्वायर, यहां तक तो मुझे कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब सुनो, अब सुनो, वर्क डन निकालने का फॉर्मूला v इंटू क्यू। क्या v का मतलब पोटेंशियल है? बताओ, क्या v का मतलब पोटेंशियल है? नहीं, v का मतलब क्या है फिर? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू। ये बात तुम्हें मैंने 50 बार बताई होगी। v जहां पर भी दिखे उसका मतलब पोटेंशियल नहीं है, फिर उसका मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। इसका पोटेंशियल डिफरेंस, पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। पॉइंट्स चेक कर लो जरा कौन से हैं। एक है 0,3, एक है 5,0। एक पॉइंट तो जीरो है, एक्स से तो चाहिए हम लोगों को, वाई से थोड़ी ना मतलब है कुछ। कुछ एक्स में चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में, पोटेंशियल भी देखो एक्स के टर्म्स में आ रहा है, वाई से तो मतलब है ही नहीं हम लोगों को। एक बार पोटेंशियल है जीरो, सॉरी, एक बार एक्स है जीरो, एक बार एक्स है 5। ठीक है, एक बार मैं एक्स को जीरो पुट कर दूं, एक बार एक्स को जीरो पुट करूंगा जीरो आ जाएगा, एक बार एक्स को मैं 5 पुट करूंगा, 5 का स्क्वायर 25, टू जा माइनस के 500 आ जाएगा। तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस कितना है? तुम बोलोगे माइनस का 500। ठीक है,
हमेशा इनिशियल माइनस फाइनल करना पोटेंशियल डिफरेंस में। तो जहां पे खड़े हो माइनस जहां पर पहुंच चुके हो, यहाँ पे खड़े थे यहाँ पहुंच चुके, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ चुका, माइनस के 500। ठीक है, और चार्ज कितना था, 1 यूनिट चार्ज था ना, चार्ज कितना था, यूनिट, वर्क डन कितना लगा, माइनस का 500 जूल। ये बात समझ आई सबको? ठीक है, देखो कितना कुछ सीखने को मिला इस क्वेश्चन से। बस ये आ चुका इसका आंसर। किया सबने ट्राई? बड़े सेकंड पे आ जाओ जरा, सेकंड वाला, सेकंड वाले पर आओ। हाँ, पहले तो वीडियो पॉज करके तुम लोग खुद से पढ़ो भाई इसको। चार्ज कैपिटल Q is distributed over two concentric hollow sphere of radius r and r। पहले तो इतना ही बना ले। दो हॉलो स्फीयर है, एक की रेडियस कैपिटल आर, एक की रेडियस स्मॉल आर, दोनों कॉन्सेंट्रिक है, और दोनों पे चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, कैपिटल Q। ठीक है, पहली कॉमन मिस्टेक क्या होगी यहाँ पे, पहली कॉमन मिस्टेक तुम्हारी ये होगी, देखो मैं मिस्टेक को ना हाईलाइट करता चलता हूँ ताकि तुम्हें एग्जाम में ध्यान रहे। पहली कॉमन मिस्टेक ये होगी, तुमने क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा होगा, है ना। दूसरी मिस्टेक क्या होगी, तुमने ढंग से तो पढ़ा बट उसको अच्छे से समझा नहीं। तुमने ये सोचा होगा कि जो चार्ज है कैपिटल Q हमने दोनों स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसका भी चार्ज Q, इसका भी चार्ज Q। ऐसा नहीं है, उसने बोला है मेरे पास एक चार्ज है Q, इस चार्ज Q को हमने इन दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब बांटना, कैपिटल Q में से थोड़ा सा इस पे गया, थोड़ा सा इस पे गया। बात समझ आई? उसने ये नहीं बोला कि कैपिटल Q दोनों पर है। ध्यान से पढ़ो, a charge कैपिटल Q is distributed over two hollow sphere। चार्ज था कैपिटल Q, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दो हॉलो अलग अलग स्फीयर। कैपिटल Q का थोड़ा सा पार्ट इसके पास गया, फिर थोड़ा सा पार्ट इसके पास गया। ठीक है, इस पे कितना गया मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूँ इस पे चार्ज गया क्यों, कैपिटल Q में से स्मॉल q तो यहाँ चला गया, बाकी बचा कुछ इस पे रह गया। उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पहली कॉमन मिस्टेक तो ये होगी। ठीक है, दूसरा क्या पूछा है उसने, सरफेस चार्ज डेंसिटी आर इक्वल, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है, तो लिख देते हैं सिग्मा वन इक्वल्स टू सिग्मा। फिर पूछा क्या है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर। सेंटर पे उसने इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है और पोटेंशियल पूछा है। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी से बताओ कितना हो, सीधा आंसर जीरो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गया जीरो। क्योंकि सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, तो दो पोटेंशियल होंगे, एक छोटे चार्ज की वजह से, बड़े चार्ज की वजह से। ठीक है, मतलब बड़े स्फीयर की वजह से। तो अगर नेट पोटेंशियल चाहिए हम लोग क्या करेंगे, V1 प्लस V2। V1 कितना है के, वन में छोटे वाले को मान रहा हूँ, टू बड़े वाले को, तो V1 के क्यू बाई आर प्लस V2 के कैपिटल Q माइनस क्यू बाई कैपिटल। कि आंसर को मैं यहीं पे छोड़ दूं, नहीं, कैसे पता चला तुम्हें आंसर यहीं पे छोड़ना, एक क्वेश्चन में तुम्हें पीछे बता भी रखा है मैंने, आंसर को अपनी मानी हुई टर्म में नहीं छोड़ सकते। ये स्मॉल क्यू तो मैंने माना है ना, वो एग्जामिनर को थोड़ी पता है, स्मॉल क्यू हमने माना है। ठीक है, तो अपनी जो भी तुम्हारी मानी हुई टर्म है क्वेश्चन में, तुम आंसर को उस टर्म में नहीं छोड़ सकते। क्या आंसर में अगर कैपिटल क्यू होता सिर्फ तो उसको छोड़ देते? हाँ, क्यों छोड़ दिया कैपिटल क्यू में, वो इसलिए क्योंकि कैपिटल क्यू उसने खुद क्वेश्चन में बता रखा है, मतलब जो टर्म वो खुद क्वेश्चन में बताए, तुम उसमें आंसर को छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुमने खुद से अगर मानी है स्मॉल क्यू या कुछ भी तुमने माना है और तुम उसमें आंसर में छोड़ करके आ रहे हो, वो चीज गलत हो जाएगी। ठीक है, उस स्मॉल क्यू को निकालने के लिए ही उसने हमें एक डेटा दे रखा है, सिग्मा वन इक्वल्स टू सिग्मा। करें इसको अप्लाई, सिग्मा मतलब चार्ज अपॉन में एरिया, 4 पाई r स्क्वायर, चार्ज अपॉन में एरिया 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्यू बाई आर स्क्वायर। मुझे प्रॉब्लम किससे थी, मुझे तो प्रॉब्लम पूरी फिजिक्स से ही है ना। क्यों बना दी फिजिक्स, ये किसने बना दी फिजिक्स, तो ये प्रॉब्लम तो तुम्हारी सॉल्व नहीं होगी, ये तो करना पड़ेगा। हाँ, मुझे प्रॉब्लम थी स्मॉल क्यू से, क्यों ना मैं स्मॉल क्यू की वैल्यू निकाल दूं, बिल्कुल निकाल दो, इसे लिख दो इसको, आर स्क्वायर कॉमन लेके इधर भेज दो। ठीक है,
स्मॉल क्यू को इधर ले आओ, अंदर क्या बचेगा आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू कैपिटल क्यू। एलसीएम लेके इसको इधर कर दो, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब बस स्मॉल क्यू की वैल्यू निकाल दी हम लोगों ने और कुछ नहीं किया। ठीक है, स्मॉल क्यू की वैल्यू निकाल करके यहाँ पुट कर दो, थोड़ा बहुत कुछ काटा पीटी हो रही हो कर देना, नहीं तो फिर उसको ऐसे ही छोड़ देना। स्मॉल क्यू की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, इसमें इसमें पुट कर दो, और ये बड़ी सी वैल्यू उठा के पुट कर दिया। थोड़ा बहुत कुछ काटा पीटी हो रही हो कर देना, कॉमन कुछ आ रहा हो निकाल देना, वरना इस आंसर को यहीं छोड़ देना। ठीक है, ये यहाँ से बस एलसीएम लेके ये बड़ा सा लिखा जाएगा, इसको लिख देना, यहाँ पे एलसीएम लेके कट रहा हो काट देना, और कुछ बच रहा हो बचा लेना, फिर यहीं पे इसको छोड़ देना अगली लाइन। बात समझ आई ना क्या करना है, तो क्वेश्चन को कैसे करना है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल क्यू खुद दे रखा था क्वेश्चन में उसने, आर कैपिटल आर सब कुछ उसने खुद बता रखा था क्वेश्चन में, मैं आंसर को ऐसे छोड़ूंगा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस हल्का सा सिंप्लीफाई कर देना है इसको। लो रुको कर ही देता हूँ तुम्हारे लिए, क्या ही छोड़, रुको रुको कर रहा हूँ, एक आर से एक आर खत्म। सोच रहा था इतना तुम लोग कर लो, टाइम वेस्ट होगा बेकार, वरना यहाँ फालतू ये सब करने का, वीडियो बड़ी होती जाएगी, फिर तुम उसको देखते नहीं हो। भाई इतनी बड़ी वीडियो इसको कैसे देखें। ठीक है ना, ये हो गया हमारा पोटेंशियल का आंसर। ठीक है, कहीं पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता देना कमेंट्स में, मैंने एकदम फास्ट ही कर दिया बिना सोचे। ठीक है, बढ़े आगे, चलो आ जाओ जरा। अब कैपेसिटर ऑफ एरिया ए, क्वेश्चन का पहला रूल, वीडियो पॉज नहीं की ना तुमने अभी तक, बदतमीज लोग हो तुम लोग, कितना भी समझा लो सुनोगे नहीं, है ना। वीडियो पॉज करो, पहले अपना दिमाग लगाओ, उसमें उसने क्वेश्चन में बोला क्या है, उसके बाद देखना है इसको। Capacitor of plate area A and separation D is charged by a battery voltage V. The battery is disconnected and the plate are slowly pulled apart. Separation become 2D. उसने बोला है हमारे पास एक ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका डिस्टेंस है D और इनके बीच के वोल्टेज कितना है V। बैटरी लगा रखी है V वोल्टेज की, बैटरी को हमने हटा दिया और इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने बढ़ा दिया 2D कर दिया। अब बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन, तीन चीजें उसने पूछी हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक, पहले तो मुझे ये बताओ डिस्टेंस को इंक्रीज करने से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं, बोलो। तुम बोलोगे सर आपने हमें 1,06,80 बार बता रखा है डिस्टेंस को चेंज करने से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स पर या कोई भी प्लेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, हमें उसका रीजन भी पता है। प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दो प्लेट के बीच की बात करूं, अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं, कैपेसिटर में तो दो प्लेट होती है, दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे हमें डिस्टेंस वाली टर्म नहीं दिखी, तो भाई कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं या कोई भी प्लेट है उसका उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो डिस्टेंस तुम 2D करो 3D करो 4D करो, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। पहली चीज तो हमें ये पहले से पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कांस्टेंट। क्या मेरा रैप पसंद आया तुम्हें ये, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। अब देखो V इक्वल्स टू ईडी, ये होता है ना फॉर्मूला V इक्वल्स टू ईडी, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, क्या फिर मैं V और D को प्रोपोर्शनल बोल सकता हूँ, बोल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इस बात की हमें श्योरिटी है। चलो, अगर डिस्टेंस को तुमने डबल कर दिया तो क्या वोल्टेज भी डबल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। खत्म फर्स्ट पार्ट, आगे बढ़े, चलो।
इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, पोटेंशियल पूछा है, तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो यहीं पे खत्म हो चुका है। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आ जाओ। वर्क डन उसने पूछा है, वर्क डन अभी पीछे, वर्क डन इन पुलिंग द प्लेट। ये भी देखो कौन सा वर्क डन, प्लेट को खींचने में कितना वर्क डन लगा। वर्क डन कैसे निकालती हो तुम? वर्क डन निकालते हो इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, यही तो था ना वर्क डन का फॉर्मूला। ठीक है, जितना भी तुमने वर्क डन किया, एनर्जी डिफरेंस निकाल दो, वही वर्क डन हो जाएगा। चलो, स्टार्टिंग में कितना एनर्जी है, देख लेते हैं कितना एनर्जी है। इनिशियल यू, हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, स्टार्टिंग में तो कुछ पता ही नहीं हम लोगों को, बाद की एनर्जी निकालो, हाफ सी डैश वी डैश का स्क्वायर। अच्छा, जैसे ही तुम डिस्टेंस को डबल करोगे, बताना जरा कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। डिस्टेंस को डबल करते ही कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तुम बोलोगे कैपेसिटेंस हम यहां से देखेंगे, डिस्टेंस को डबल करते ही कैपेसिटेंस हो जाएगा हमारा आधा, हाफ हो जाएगा। वोल्टेज तो डबल हो रहा था, ये बिल्कुल डबल हो रहा था, किसने मना किया। हाफ सी वी का स्क्वायर, टू टू द फोर, और नीचे है टू, तो कितना बन जाएगा ये, यहाँ पे बस टू बचेगा। क्लियर ना इतनी चीज, ये टू का स्क्वायर फोर, नीचे टू था तो फोर से कैंसिल किया तो टू बचा। ठीक है, इनिशियल एनर्जी आ चुकी, फाइनल एनर्जी आ चुकी, वर्क डन कितना होगा, वर्क डन होगा इन दोनों को माइनस करके निकाल दो, हाफ सी वी स्क्वायर इंटू टू माइनस हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, टू माइनस वन, टू माइनस वन कितना होता है वन, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर। कुछ बच्चों का आंसर डायरेक्ट भी आ चुका होगा तुक्के से, कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर, तो तुक्के से उनका आंसर मैच कर गया। बट ये मत करना, पूरा स्टेप वाइज करना, हो सकता है बोर्ड वाला थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके दे दे तो फिर फंस जाओगे, जैसा कि मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। और जो लोग अगर सिर्फ डायरेक्ट इसी सेशन को देख रहे हो, तो प्लीज चैप्टर वन से देखना स्टार्ट करना इन सेशंस को, तब तुम्हें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि काफी सारी ऐसी चीजें हैं, क्वेश्चन को करने की अप्रोच, थॉट प्रोसेस, सोचना कैसे है, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट वगैरह जो पुराने कुछ सेशंस में मैंने बता रखे हैं। ठीक है? तो अगर डायरेक्ट तुम इसी सेशन को देख रहे हो, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, स्टार्टिंग से देखना तो ज्यादा बेटर रहेगा, चैप्टर टू के स्टार्टिंग से। करें अगला क्वेश्चन, चलो। अ स्लैब, फिर तुम वीडियो देख रहे हो, पॉज करो जल्दी से, वीडियो पॉज करो, खुद से सोचो। अ स्लैब ऑफ, पहले इतना देख लो चल क्या रहा है इसमें। एक स्लैब है, उसका एरिया ए है, थिकनेस गिवन है। ठीक है, इज इंसर्टेड बिटवीन चार्ज प्लेट, कैपेसिटर ऑफ पैरेलल, पैरेलल प्लेट, एरिया ए, प्लेट सेपरेशन डी। डी बड़ा है डी वन से, अपोजिट चार्ज है, सिग्मा पी का अपीयर ऑन द स्लैब, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज गिवन बाय। बहुत ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से। जब तक क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे, उसमें टाइम नहीं लगाओगे समझने में, क्वेश्चन समझ नहीं आने वाला। ठीक है, पहले खुद से बनाओ यार, यहाँ मत देखो, पहले खुद से बनाओ। एटलीस्ट क्वेश्चन में बोला क्या है उसने, कौन सी प्लेट है, कहाँ रखी है, किस पे क्या दे रखा है उसने, सारी चीजें खुद से बनाओ। ठीक है, चलो, मुझे तो समझ आ गया क्वेश्चन ये, कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस है डी वन, और डी वन छोटा है डी से, ऐसा उसने दे रखा है। फिर उसने बोला है कि यहाँ पर चार्ज आएगा प्लस माइनस, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इसका चार्ज कितना है, सिग्मा। फिर प्लस की वजह से इधर माइनस आ जाएगा, और इस माइनस की वजह से इधर प्लस आ जाएगा, अंदर भी एक चार्ज डेवलप हो जाएगा। उसकी डेंसिटी कितना दे रखी है, सिग्मा टी। अब उसने पूछा है कि इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसकी वैल्यू कितना होगी। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला तुम्हें याद कराया था, याद है सबको, बिल्कुल याद है, ई नॉट अपॉन ई नॉट माइनस ई आई, ये याद कराया था ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन में रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। अब ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ये तो जस्ट अभी बताया, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, दो प्लेट के बीच का। ठीक है, तो यहाँ पर भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट, सब कैंसिल हो गए, कॉमन लेके नीचे से कॉमन लो, ऊपर से कैंसिल करो। ठीक है, यहाँ पर हमने सिग्मा पी क्यों रखा, यहाँ पे सिग्मा क्यों रखा, वो हमने नहीं रखा, वो क्वेश्चन वाले ने खुद बता रखा है। क्वेश्चन वाले ने बता रखा है डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो डेंसिटी है वो है सिग्मा पी, जो बाहर की डेंसिटी है वो है सिग्मा। ठीक है, इसमें मुझे कुछ करना नहीं, सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस सिग्मा पी मार्क करो और आगे बढ़ो, सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस सिग्मा। समझ आया सबको, बढ़िया से एकदम।
तो बताते चलना एक बार, कमेंट्स में समझ आ रहा हो तो भी बताना, नहीं समझ आ रहा हो तो भी बताना, ठीक है। चलो, कंसिडर अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C. Consider a capacitor of capacitance C with area A, plate B filled with air as shown in figure A. Figure A किधर है? चलो अभी देख लेते हैं. The distance between the plate is increased to 2D and the one of the plate is shifted as shown in figure B. Figure किधर है इसकी? तो ये है ना. और यहाँ पर एक प्लेट है इस तरीके से. थोड़ा डार्क बना देते हैं. ठीक है. चलो, एक कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस C है, प्लेट एरिया A है और उसके बीच में एयर है. बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं. डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज इंक्रीज टू 2D. प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है 2D है. एक प्लेट को हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया, इस वाली प्लेट को हमने थोड़ा सा ऊपर सरका दिया और ये बन चुकी है ऐसे. ठीक है. द कैपेसिटेंस ऑफ द न्यू सिस्टम बिकम्स, अब जो ये नया कैपेसिटेंस है वो कितना होगा? पुराना चेक कर लो पहले कितना था. ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी. नया वाला कैपेसिटेंस देख लो कितना हो जाएगा. एरिया कितना हो जाएगा? आधा. कैसे पता चला? एरिया लेना होता है कॉमन एरिया. ठीक है. पहले तो ये प्लेट और ये प्लेट आमने सामने थे तो दोनों का एरिया एकदम मैच कर रहा था, कॉमन था दोनों में. अभी देखो सिर्फ इतना पार्ट ही तो कॉमन है, ये वाला पोर्शन. ठीक है. ये वाला पोर्शन ही तो इनके आमने सामने है. एरिया तो हो जाएगा आधा. और डिस्टेंस कितना कर दी तुमने? 2D. एरिया को कर दिया हाफ और डिस्टेंस को कर दिया 2D. तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? नीचे आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 1/4 टाइम्स. सिंपल एकदम. यही हो जाएगा ना 1/4 टाइम्स. भाई एरिया को आधा किया, डिस्टेंस को डबल किया, तो 2 टू ज़ा 4 हो गया. खत्म. देखने में तो बड़ा भारी लग रहा था ये. तो ऑप्शन भी दे रखे हैं. क्या आंसर हो जाएगा इसका? सी अपॉन में 2. आगे बढ़े. चलो पढ़ो जरा इसको. पढ़ो पढ़ो पढ़ो. 10 क्वेश्चन और बचे हैं, 8-10 क्वेश्चन. इसको करो. वह, चलो जी. पूछा गया कि देयर इज अ लिमिट टू द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर. सिंपल सी बात बोली है उसने कि भाई कैपेसिटर पे जब तुम्हें चार्ज स्टोर ही कराना है तो ना बहुत सारा स्टोर करा दो. ये प्लेट है और इनके ऊपर जितना मर्जी उतना चार्ज स्टोर करा दो. क्या दिक्कत आ रही है उसमें? उसने ये पूछा है. तुम बोलोगे करा दो चार्ज स्टोर, कोई दिक्कत नहीं आ रही हमें. ठीक है. बट जैसे जैसे तुम चार्ज को स्टोर कराओगे वैसे वैसे आसपास की जो एयर है वो हो जाएगी आयोनाइज. और अगर बीच की एयर आयोनाइज हो गई तो फिर कैपेसिटर का पर्पस खत्म. फिर चार्ज एयर के अंदर भी फ्लो करने लगेगी, फिर वो कैपेसिटर पे नहीं रुकेगा. ठीक है. तो कैपेसिटर का पर्पस तो खत्म हो गया. भाई कैपेसिटर का पर्पस क्या है बताओ? कैपेसिटर का यही पर्पस है ना, चार्ज को ऊपरी ऊपर स्टोर करके रखो. ठीक है. तो चार्ज को इसके ऊपर दिया, स्टोर करा, बिल्कुल एकदम अपना पर्पस को बढ़िया से निभा रहा है, कोई दिक्कत नहीं. और तुमने हद से ही ज्यादा चार्ज लगा दिया इसके ऊपर, तुम देखो क्या होगा. इसके जो आसपास की हवा होगी, मान लिया बीच वाली एयर को मान लो, यहाँ पे मैं एयर होगी इसको उठा के ले आऊं. ठीक है. एयर में क्या होता है? एटम. एटम में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस. तुम खुद से सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ है ना, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस इलेक्ट्रॉन पे पीछे फोर्स लगाएगा और इस पॉजिटिव पे आगे फोर्स लगाएगा. तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत पावरफुल कर दोगे तो ये फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा और इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल जाएगा एटम में से. एटम में से जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकले फिर वो एटम थोड़ी बचा, वो तो फिर आयंस बन गए. है ना. बीच में एयर के आयंस बन जाएंगे काफी सारे. और अगर बीच में आयंस बन गए, ये जो पॉजिटिव है और ये जो नेगेटिव है ये आपस में ऐसे हवा में फ्लो होने लगे.
बात समझ आ रही है? और सिर्फ बीच वाली एयर में नहीं, इधर भी और इधर भी, यहाँ भी तो हवा होगी। तो ये जो सारा चार्ज है जो कि तुम्हारी प्लेट पर स्टोर्ड था, तो प्लेट पर टिकेगा ही नहीं, वो आपस हवा में फैल जाएगा एयर के आयोनाइज होने की वजह से। तो ध्यान रहे कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इतना भी ज्यादा नहीं करना, ठीक है? तो इसलिए हम थोड़ा लिमिट में चार्ज को स्टोर करेंगे ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड पावरफुल ना हो, ताकि एयर आयोनाइज ना हो। इतनी बातों को तुम्हें लिखना है थ्योरी में, ठीक है? और ये सेकंड वाला तुम लोग करोगे, ये भी मैं 1,06,80 बार तुम्हें करा चुका हूँ। इसका आंसर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इसका आंसर है 1:2। बहुत बार कर चुके हैं क्वेश्चन भी हम लोग, ठीक है? तो यार ये जो क्वेश्चन रिपीटेड है ना, उन पे थोड़ा सा खास ध्यान देना, हो सकता है फिर से रिपीट हो जाए, ठीक है? केस स्टडी है, इसको तो पढ़ते ही नहीं हम लोग। केस स्टडी है, ये सब तो पढ़ते नहीं हम लोग। को पढ़ते हैं हम लोग सीधा क्वेश्चन को। आ जाओ। An electric field is established between the plate of air-filled capacitor with charge Q or minus Q. V is the volume of space, the energy stored in capacitor. एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला याद है? बिल्कुल याद है। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, ठीक है? मैं तभी बोलता हूँ यार क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो, बहुत डिटेल में पढ़ो। सिर्फ क्वेश्चन को ऊपर ऊपर से पढ़ना काफी नहीं है, क्योंकि आधे बच्चे क्या करेंगे, उन्हें ये फॉर्मूला याद होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और ये ऑप्शन देखेंगे और सीधा इसको टिक कर देंगे। तो देखेंगे ये तो कोई फॉर्मूले नहीं होते, और इसको टिक कर देंगे। वही तुम्हारा गलत हो जाएगा। तभी मैं बोलता हूँ क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ो। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, डिटेल में पढ़ना है। उसने एक्चुअल में पूछा क्या है? उसने हमसे क्या एनर्जी पूछी थी? बिल्कुल। हमें किसका फॉर्मूला याद है? हमें एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला याद है। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी ऑन में वॉल्यूम, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, ठीक है? तो क्या उसने एनर्जी डेंसिटी पूछी है? नहीं, उसने पूछी है हमसे सिर्फ एनर्जी। सिर्फ एनर्जी कितना होगी? वॉल्यूम को राइट साइड में लेके जाना पड़ेगा। वॉल्यूम को जैसे ही राइट साइड में लेकर के गए, बस अब तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। देखो उसने अलग से हाईलाइट भी कर रखा है, वी इज द वॉल्यूम, तो वो इसी वजह से दे रखा है ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो। हालांकि वो देता नहीं है, इतना अच्छा नहीं है वो कि बच्चा कंफ्यूज ना हो, उसके लिए वो हिंट दे। इस क्वेश्चन में दे रखा है, अच्छी बात है, ठीक है? लो जरा इसको। थ्री कैपेसिटर ए बी एम, ईच ऑफ कैपेसिटर सी। पहले इतना ही बना ले। तीन कैपेसिटर है ए बी एम, तीनों का कैपेसिटेंस है सी, आर कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर एन टू सी। इसका कैपेसिटेंस है टू सी। Calculate the charge on A and N are Q और Q dash, then Q dash upon Q is A और N के चार्ज का रेशो उसने पूछा है, ठीक है? तो सिंपल क्वेश्चन है ये तो, एकदम सीरीज पर। स्टेप्स में तुम्हें लिखा देता हूँ, कहीं पर भी ऐसा पूछा जाए बस स्टेप्स को फॉलो करना, कुछ नहीं करना, ठीक है? सबसे पहले क्या करोगे, और मेरे ख्याल से पहले लिखा भी चुका जितना मुझे ध्यान है, पहले भी क्वेश्चन आया था ऐसा। स्टेप वन, फाइंड नेट सी। स्टेप टू, फाइंड नेट क्यू, ठीक है? अगर कुछ ऐसा पूछे ना उल्टा सीधा कि इस कैपेसिटर का चार्ज बताओ, इसके वोल्टेज बताओ, ये करो वो करो, पूरा बड़ा सा सर्किट दे दे, कुछ भी पूछे, तो पहला नेट चार्ज निकालो, नेट क्यू निकालो। स्टेप थ्री, ठीक है? चेक इन ईच फिगर हाउ चार्ज फ्लो। चेक करो चार्ज किस तरीके से फ्लो कर रहा है, ठीक है? और यूज क्यू इक्वल टू सी वी। क्यू इक्वल टू सी भी यूज करो, यहाँ पर भी रिक्वायर्ड है, और इसकी हेल्प से सब कुछ डेटा आ जाएगा। जैसे अभी देखो, अभी अभी बता रहा हूँ, अगर पहले नहीं देखा तुम लोगों ने, सुनो। पहले स्टेप नेट चार्ज निकाल दें, चलो निकाल देते हैं। तीनों सीरीज में है, सी सी सी। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? सोल्व करके सी अपॉन थ्री, ठीक है? सीरीज में सॉल्व कर लेना, सी अपॉन थ्री आ जाएगा। फिर सी अपॉन थ्री और टू सी, ये किसमें कनेक्ट है? पैरेलल में। नेट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा? टू सी प्लस सी अपॉन थ्री, यह आ जाएगा तुम्हारा थ्री टू जा सिक्स और वन सेवन बाई थ्री। पहला काम तो हम लोग नेट कैपेसिटेंस निकालेंगे, स्टेप वन खत्म। दूसरा काम हम क्यू निकालेंगे। क्यू कितना आया हमारा? क्यू आ चुका हमारा सी वी, यानी कि सेवन सी अपॉन थ्री वी। दूसरा काम खत्म। तीसरा काम, चार्ज
कैसे फ्लो हो रहा है हर फिगर में चेक करो। कौन सी फिगर में चेक करो? यार देखो, जितने भी तुम लोग कैपेसिटर को सॉल्व करते जाओ, इस बात की आदत बना लो, बार बार तुम डायग्राम को रिड्रॉ करोगे। जैसे तुमने ऊपर वाले 3 कैपेसिटर को सॉल्व किया, सॉल्व करके C/3 आया, तो फिर तुम एक नया डायग्राम बनाओगे। फिर तुमने इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व किया, पैरेलल में सॉल्व करने के बाद कितना आया, 7C/3 आया, फिर तुम एक नया डायग्राम बनाओगे। ठीक है, तो तुम हर डायग्राम में चार्ज कैसे फ्लो हो रहा है बैटरी से वो चेक करो। ध्यान से देखो, यहाँ पे बैटरी लगी होगी नीचे, तो ये जो टोटल चार्ज था, तो दो पार्ट्स में बट चुका होगा यहाँ पे। बैटरी से जो चार्ज निकला, तो दो पार्ट्स में बट चुका होगा यहाँ पे, ये Q1 और ये Q। ठीक है, अब कैसे निकालें हम Q1 Q2 की वैल्यू? उसके बाद लास्ट स्टेप, यूज Q इक्वल टू CV। सिर्फ Q इक्वल टू CV को यूज करने से सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा कुछ लोग यहाँ पे याद भी कर लेते हैं ये चार्ज डिवीजन को, मैं इसको प्रेफर नहीं करता। रटने की चीजों से बचो, फिजिक्स कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ कुछ फॉर्मूलेज है रटने के, उनको रखना। ठीक है, इसको समझो। देखो, यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। Q2, अगर मैं तुमसे पूछूं Q2 की वैल्यू कितना होगी, तो तुम क्या बोलोगे? Q होता है CV, ये हो चुका। ठीक है भाई, इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज तो सेम होंगे, ये तीनों तो पैरेलल में कनेक्ट है। अगर तीनों पैरेलल में कनेक्ट है, तीनों को वोल्टेज कितना होंगे? V होंगे। इसका वोल्टेज भी, इसका वोल्टेज भी, बैटरी की वोल्टेज भी। तो अगर मुझे इसका चार्ज निकालना हो, इसका चार्ज कैसे निकालूंगा? Q इक्वल टू CV। ठीक है, अगर मुझे इसका चार्ज निकालना हो, तो इसका चार्ज कैसे निकालूंगा? Q इक्वल टू CV। सिंपल एकदम। चलो, उसने पूछा क्या था हमसे, ये तो देख लो पूछा क्या था। ए का चार्ज और एन का चार्ज, इन दोनों का रेशो पूछा है। ठीक है, तो एन का चार्ज तो मुझे मिल चुका, इसका चार्ज तो मुझे मिल चुका, 2C × V। इतनी बात सबको क्लियर हुई? ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? आ जाओ जरा, जो ए का चार्ज होगा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये जो C/3 था, ये इन तीनों को मिलाकर ही बना, है ना? ये तीनों सीरीज में थे, सीरीज में हमें पता है चार्ज सेम होगा, तो चाहे मैं इसका चार्ज निकालूं, चाहे इसका चार्ज निकालूं, चाहे इसका चार्ज निकालूं, चाहे तीनों का कंबाइन करके निकालूं, ये मत कर देना कि तीनों का कंबाइन करके चार्ज मान लिया 9 आया, और तुमसे एक का चार्ज पूछा तो तुम उसको 1/3 कर दोगे कि भाई तीनों का चार्ज है 9, और एक का चार्ज पूछा है तो डिवाइड कर देंगे 3 से। ऐसा नहीं भाई, वो सीरीज में कनेक्ट है, वो सीरीज में कनेक्ट है, सीरीज में चार्ज सेम होता है। ठीक है, इसका भी 9 होगा, इसका भी 9 होगा, इसका भी 9 होगा, और इन तीनों को मिलाकर भी 9 होगा। मिलाकर 27 मत कर देना, कि वो सीरीज में कनेक्ट है। क्या सीरीज में चार्ज ऐड नहीं होता, सीरीज में चार्ज सेम होता है। ये 9, ये 9, ये 9 मिलाकर भी 9। बात समझ आ रही है? चलो, मतलब इसका जो चार्ज तुमने निकाला यहाँ पे CV/3, वही चार्ज ए का होगा, बिल्कुल होगा। रेशो पूछा है उसने, रेशो नहीं। अच्छे से समझ आया ना ये? ठीक है, इसके और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और बिल्कुल स्टेप्स के साथ। यार क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उससे कोई फायदा तो होगा नहीं, अनटिल अनलेस तुम लोग क्वेश्चन को स्टेप वाइज सॉल्व नहीं कर रहे। ठीक है, स्टेप वाइज मत करो क्वेश्चन को सॉल्व, सीधा बस आंसर पे जंप कर रहे हो कि किसी तरह आंसर आ जाए हमारा, तो तुम 1 करोड़ क्वेश्चन भी कर लोगे, कोई फायदा नहीं होगा उसका। ठीक है, बट अगर लिमिटेड क्वेश्चन करोगे, लेकिन स्टेप्स के साथ कर रहे हो, तुम्हें एक एक चीज का लॉजिक पता है, डिटेल में पता है उसका, पूरा पोस्टमार्टम कर दो क्वेश्चन का, कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमसे बच के नहीं जाए, ये क्वेश्चन आ जाए तो बच के नहीं जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन ऑब्वियसली हो ही जाएगा, इसकी तरह कोई और भी क्वेश्चन आ जाए, हमें पता है अप्रोच पूरी कैसे करनी है। हमेशा इस बात पे फोकस रखा करो, सर जी अगर इस टाइप से मैं जो भी क्वेश्चन कर रहा हूँ, इस टाइप का अगर और कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे। ठीक है, तो हमेशा स्टेप्स पे इन पे ध्यान दिया करो। ऑप्शन भी दे रखे हैं कि उसने, हमारा कितना आ रहा था, 1/6। हमेशा स्टेप्स पे ध्यान दिया करो, ये मत किया करो कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कभी भी डाउट पूछो तो पूछो कि सर इस टाइप का अगर और भी कुछ क्वेश्चन कोई आ जाए तो हम कैसे सोचेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन में ये करना होता है। तो वो हमें सोचना आप सिखाओ, वही पर्पज है इन PYQ सेशंस का। ठीक है, चलो 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट से देखो। अब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, अब ज्यादा कोई भारी नहीं आएंगे। वीडियो पॉज करो, पढ़ो, समझो, करो।
किया ट्राई? नहीं किया? चलो बदतमीज हो तुम लोग। टू हॉरिजॉन्टल प्लेट्स सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर। दो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? 1 सेंटीमीटर। पहले तो इतना ही काम कर लो। आर अरेंज वन अबव अनदर, एक के ऊपर एक रख दी, बिल्कुल रख दी। पार्टिकल ऑफ मास 5 मिलीग्राम एंड चार्ज 2 नैनोकोलम। पार्टिकल है जिसका मास है 5 मिलीग्राम, उस पे चार्ज है 2 नैनोकोलम, इज रिलीज इन एयर बिटवीन द प्लेट। प्लेट के बीच में उसको हवा में छोड़ दिया। द पोटेंशियल डिफरेंस दैट शुड बी अप्लाइड टू द प्लेट सो दैट पार्टिकल रिमेन सस्पेंडेड। मैं चाहता हूं कि पार्टिकल सस्पेंडेड यानी हवा में रहे, ठीक है। ये पार्टिकल नीचे गिरने की कोशिश करेगा। क्यों गिरेगा नीचे? भाई उसका वेट लग रहा है ना, mg, नीचे गिरेगा वो, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये पार्टिकल हवा में रहे। तो हवा में कैसे रहेगा वो ऐसे रहेगा, देखो। अगर तुम अगर तुम देखो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अगर तुम नीचे वाले को पॉजिटिव करो और ऊपर वाले को नेगेटिव करो तो काम बन जाएगा हमारा। क्यों? इस पर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। मैं चाह रहा हूँ इसको हवा में रोकना। वो कब रुकेगा? जब इसके mg को कोई कैंसिल करेगा ऊपर की तरफ, है ना। तभी तो रुकेगा ना ये हवा में। तो इसको कौन कैंसिल करेगा? ये कैंसिल करेगा। नीचे तुम प्लेट पे पॉजिटिव का चार्ज लगाओ, इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। ऊपर तुम नेगेटिव चार्ज लगाओ, इस पॉजिटिव को खींचेगा अपनी तरफ। तो वेट चाहता है इसको नीचे गिराना, और ये प्लेट के जो चार्जेस है प्लस माइनस, ये चाहते हैं इसको ऊपर धकेलना। पार्टिकल हमारा हवा में रुका रहेगा, F इक्वल्स टू mg। समझ आया? फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वोल्टेज अपॉन में डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट। वोल्टेज उसने पूछा है, सारा डेटा गिवन है, सॉल्व करके आंसर निकालो। यूनिट्स का ध्यान रखना। मास है 5 मिलीग्राम, मिली को चेंज करने के लिए 10⁻³ जी की वैल्यू नहीं दे रखी तो 10, डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज कर लो 10⁻²। चार्ज 2 नैनो कोलाम है तो 10⁻⁹। ठीक है, सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 2.5 10⁻⁵। ऐसा कुछ ऑप्शन मैच कर रहा है? अरे बाप रे, हाँ गलती की हमने। 5 मिलीग्राम, जी की वैल्यू 10, बिल्कुल ठीक है। डिस्टेंस है हमारी 10⁻²। चार्ज है हमारा 2 नैनो कलाम। -3 -2 कितना होता है? -5। -5 और 1 -4, ऊपर जाएगा 9 और -4 5 हो जाएगा 2.5 10⁵। यार यही आएगा आंसर तो। 1 सेंटीमीटर और 2 नैनो कलाम। 1 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज किया हमने। फॉर्मूला तो गलत नहीं लिख दिया मैंने। V इक्वल्स टू ई डी होता है ना, E इक्वल्स टू V अपॉन डी, बिल्कुल ठीक बात है। पोटेंशियल उसने पूछा है, डी ऊपर लेगा, चार्ज नीचे ही आएगा, ये भी ठीक है हमारा। और क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है फिर कुछ, ये यूनिट वगैरह में मेरे ख्याल से मिलीग्राम नहीं होगा, ये ग्राम होगा। एक बार इसको ग्राम में चेंज करके देखें। हाँ, तो सॉरी, एक 10⁻³ और आएगा। देखो यूनिट में गलती हुई है, यूनिट में गलती हुई है, खास ध्यान रखना। देखो मुझसे गलती हो गई, तुम लोग तो खैर कर ही सकते हो। फिर सुनो ध्यान से, मिलीग्राम को ग्राम में चेंज किया 10⁻⁻3। क्या हमें ग्राम में चेंज करना था? नहीं, हमें केजी में चेंज करना था। आज की स्टैंडर्ड यूनिट तो केजी होती है ना, 10⁻⁻6 होगा। ठीक है, तो ये मिस्टेक हो गई, इसको ध्यान रखना। कितना आएगा अब देखो, 10⁻² आ जाएगा, 250। आ रहा है कोई ऐसा ऑप्शन 250 वोल्ट? बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो छोटी छोटी मिस्टेक्स का ध्यान रखना। आ जाओ अगले पर। करो करो जल्दी करो, इसका आंसर बताओ। 5 करोड़ बार बता रखा है ये वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए चार्ज हॉलो स्फीयर। चार्ज हॉलो स्फीयर है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो। क्या उसके अंदर पोटेंशियल भी जीरो होगा? कह नहीं सकते, डिपेंड करेगा उसके ऊपर चार्ज है कि नहीं। अगर इस स्फीयर पे चार्ज है, अंदर पोटेंशियल होगा। इस स्फीयर पे चार्ज नहीं है, अंदर पोटेंशियल जीरो होगा। फिलहाल इस स्फीयर पे चार्ज था, तो इसका पोटेंशियल जीरो तो नहीं होगा। ठीक है, साथ में अंदर का पोटेंशियल और सरफेस का पोटेंशियल होता है कांस्टेंट। अंदर तुम कोई भी पॉइंट पकड़ लो, हर पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा होगा? सेम होगा। यही होती है ना प्रॉपर्टी कंडक्टर की। तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा,
पोटेंशियल नॉन जीरो होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, पोटेंशियल नॉन जीरो होगा, ये कांस्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, पोटेंशियल होगा हमारा, हाँ ठीक है, बात समझ आई। पोटेंशियल जो होगा जीरो के इक्वल नहीं होगा, यानी कुछ वैल्यू होगी, और वो जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी। ये तो बोला है ऑप्शन बी में, v जो होगा v नॉट के बराबर होगा, और v नॉट क्या है? एक कांस्टेंट है। ठीक है, इसको करो, अभी पीछे स्टेप्स लिखा है तुम्हें, क्वेश्चन को करो, मतलब पढ़ो समझो, और अभी जो पीछे स्टेप्स लगाए उनको फॉलो करो। ठीक है, इसका मत लगाना। एक दो तीन चार, चार क्वेश्चन बचे हैं बस अपने, जल्दी जल्दी से ये देखते हैं, फिर चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो। In the circuit shown, the charge on the left plate of 20 microfarad capacitor is minus का 50 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोफेराड ये है, तो यानी इसका चार्ज ही दे रखा है उसने 50 माइक्रोकूलम। ठीक है, लेफ्ट प्लेट हो या राइट प्लेट हो, चार्ज तो सेम ही होता है ना कैपेसिटर पे, उससे कोई मतलब नहीं हमें। द चार्ज ऑन द राइट प्लेट ऑफ द 12 माइक्रोफेराड कैपेसिटर, 12 माइक्रोफेराड का उसने चार्ज पूछा है, कितना होगा? ठीक है, आ जाओ जरा, सुनना ध्यान से मेरी बात को। चार्ज पूछा है उसने इस प्लेट का, द सर्किट शोन, चार्ज ऑन द लेफ्ट प्लेट ऑफ 20 माइक्रोफैराड इज इतना, चार्ज ऑन द राइट प्लेट इज कितना होगा? ठीक है, सिंपल एकदम। देखो, यहां से चार्ज आया 50, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, वहां से चार्ज आया 50 क्यूब, और दो पार्ट्स में हो गया डिवाइड, ऐसे ही हो जाएगा। ठीक, और इसमें लगेगा हमारा चार्ज डिवीजन, इसमें लगाना चार्ज डिवीजन, यहाँ पे मजबूरी बन रही है। नॉर्मली हमारा जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा, Q इक्वल टू CV से। ठीक है, यहाँ पे उसने हमें कुछ कंडीशन ऐसी दे दी कि Q इक्वल टू CV तुम लगा ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं लगा पाओगे? वोल्टेज ही नहीं पता हम लोग, फाइनल जो वोल्टेज है सबसे लास्ट के ओवरऑल बैटरी से कितना वोल्टेज मिले, उस डेटा की कमी है हमारे पास। ठीक है, तो जहां पर भी चार्ज डिवाइड करने की बात आए, हम यूज करेंगे एक रूल जिसको बोलते हैं चार्ज डिवीजन रूल। ठीक है, और एक और होता है वोल्टेज डिवीजन रूल, उसको भी मैं लिखा देता हूँ, उसको याद कर लेना। मतलब याद तो सब कुछ होना चाहिए, बट इनको प्रीफर मत करना, तो यहाँ पे मजबूरी बन रही है तो कर लेना, नहीं तो इनको चार्ज डिवीजन रूल को, वोल्टेज डिवीजन रूल को सिर्फ याद रखना। ठीक है, कहीं कहीं पे जरूरत पड़ेगी इनकी, सिर्फ बैकअप के लिए इनको ध्यान रखना। ये मत करना कि हर क्वेश्चन में जहां भी एप्लीकेबल है वहां पे लगा दो, नहीं, ये नॉर्मल स्टेप से जाएंगे, जो तुम्हें स्टेप लिखा रखे हैं स्टेप्स से अगर ये नहीं हो रहा क्वेश्चन, मजबूरी बन रही है कि चार्ज डिवीजन रूल ही लगाना पड़ेगा, तो फिर कोई क्या ही कर सकता है उसमें। एक होता है चार्ज डिवीजन रूल, एक होता है वोल्टेज डिवीजन रूल। चार्ज डिवाइड कब होगा? जब कैपेसिटर होंगे पैरेलल में, और वोल्टेज कब डिवाइड होगा? वोल्टेज तब डिवाइड होगा जब कैपेसिटर होंगे सीरीज में। ठीक है, और तुम्हें ओवरऑल वोल्टेज यहाँ गिवन हो, तो V1 की वैल्यू तुमसे पूछी जाए, V1 की वैल्यू होगी C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू में V। ये फॉर्मूले वगैरह सब याद कर लेना, Q इक्वल टू CV होता है ना, एक सेकंड रुको मैं चेक कर लेता हूँ, मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया। Q इक्वल टू CV होता है, ठीक है, C के प्रोपोर्शनल है तो 1 के सामने 1, 2 के सामने 2। ठीक है, और C V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली में 1 के सामने 2, 2 के सामने 2। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, तो इन चारों रूल को याद कर लेना, सीधा अप्लाई करो, सीधा आंसर, इसमें कुछ सोचना नहीं। मतलब सोचना था इसमें, हम अपने स्टेप से जाएंगे, मेनली कोई चार्ज पूछे, पोटेंशियल पूछे, कुछ भी पूछे, हम अपने स्टेप से जाएंगे, जो तुम्हें पीछे लिखा है 4 स्टेप, तो वो स्टेप अप्लाई नहीं हो पा रहे, किस रीजन से? बैटरी के वोल्टेज नहीं गिवन। क्या करेंगे हम लोग? अब हम यूज करेंगे इसमें चार्ज डिवीजन। ठीक है, इसका चार्ज तुम्हें पता है, टोटल चार्ज कितना है? Q1 तुम्हें चाहिए कितना होगा, निकाल दो जरा, Q1 कितना होगा? C1 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, ये C1 और ये C2 और ये टोटल चार्ज सॉल्व वॉल्व करोगे, बात क्लियर। और ये लेफ्ट प्लेट और राइट प्लेट क्या दे रखा है उसने, कभी तो कुछ लॉजिक होना चाहिए, बिल्कुल है। तो लेफ्ट प्लेट और राइट प्लेट बस उसने इसलिए दे रखा है
तो लेफ्ट प्लेट पे उसने चार्ज बोला है नेगेटिव, यहाँ बोला है नेगेटिव का चार्ज, तो राइट प्लेट पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव का, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो बस इसलिए बोला है उसने द चार्ज ऑन राइट प्लेट पे चार्ज कैसा होगा, तो लिखना पॉजिटिव का होगा, और वैल्यू तो हम लोग निकाल देंगे चार्ज डिवीजन रूल की हेल्प से, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर ना। चलो इसको कर लेना सॉल्व, और ये दोनों रूल को लिख लेना, ठीक है। हाँ, घिसा पिटा क्वेश्चन यार, वही से फिर कर लोगे ना इसको, मैं भी बोर हो गया ना ये करा करा के, कितनी बार आ रहा है, कितनी बार आएगा ये क्वेश्चन, बोर्ड वाले को प्यार है इस क्वेश्चन से। अमाउंट ऑफ वर्क डन यानी कि एनर्जी पूछिए, ठीक है, तो लगा देना यार एनर्जी का फॉर्मूला, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन करा रखा है, ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। अच्छा, जो भी क्वेश्चन तुमसे ना हुआ करे मुझे कमेंट्स में बताया करो जरूर से, ठीक है, तो मैं उसका सॉल्यूशन अलग से प्रोवाइड कर दूंगा तुम्हें, ये करोगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसका कैपेसिटेंस है सी नॉट, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है सी नॉट, the slab of dielectric constant K और thickness है d upon 4, thickness है d upon 4 is inserted between the plate, find the value of capacitance। तो यार ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस t प्लस t अपॉन k, ये तो फॉर्मूला बेस्ड है ना सीधा, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बीच में, सॉरी, कैपेसिटर प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा दो, तो क्या होगा, ये हो जाएगा, d को कॉमन ले लो, 1 माइनस 1/4 प्लस 1/4 k, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी किसकी वैल्यू बन चुकी, सी नॉट की, ये तो बोला था उसने स्टार्टिंग में सी नॉट, ठीक है, तो सॉल्व कर लो, 4k एलसीएम, 4k माइनस के प्लस 1, ये आ जाएगा 4k अपॉन में 3k, यही आएगा ना, हाँ 3k प्लस 1 इंटू सी, ठीक है। क्या ये सी नॉट लिखना जरूरी था, बिल्कुल जरूरी था, क्या इसको ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी में नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते, क्यों नहीं छोड़ सकते, छोड़ सकते हो, ठीक है, छोड़ सकते हो, मुझे लगा उसमें एरिया और डिस्टेंस जो है क्वेश्चन में मेंशन नहीं कर, ठीक है, तो अगर हो सकता है एरिया और डी क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता, क्वेश्चन में सिर्फ सी नॉट लिखा होता, मजबूरी है हमारी, क्योंकि हम हमें तो पता है ना ये क्वेश्चन में जो डेटा नहीं गिवन, उस डेटा के बिना हम आंसर में कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है, मतलब जो भी क्वेश्चन में डेटा दे रखा है आंसर भी उसी डेटा में आना चाहिए, क्वेश्चन में ए डी और सी नॉट का जिक्र है और के का जिक्र है, हमारा आंसर भी इन चार के टर्म्स में ही होना चाहिए, ठीक है, तो इन चार के टर्म्स में ये हमारा आंसर, यहाँ भी छोड़ सकते हो, ठीक, वैसे सी नॉट लिख देना ज्यादा बेटर रहेगा। चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, हम इस चैप्टर के 95 पीवाईक्यूज कर चुके, इस बात के लिए कमेंट्स में तालियां बजाना, दिल भर देना, जो भी लोग, जिसने भी सारे पीवाईक्यू सेशन को फॉलो किया है, चौथा सेशन है ये, चारों सेशन के एक एक क्वेश्चन को जिसने भी किया है वो अपने लिए कुछ अच्छा लिख देना, ठीक है, मेरे लिए नहीं अपने लिए लिख देना, दो चार दिल भेज देना, चलो। You are provided with large number of 1 microfarad identical capacitor and a power supply of 1200 volt. The electric medium used in each capacitor can withstand up to 200 volt. And the minimum number of capacitor and their arrangement required to build capacitor system of equivalent capacitance of 2 microfarad for use with this supply. ठीक है, इसने बोला है हमारे पास 1 माइक्रोफेराड के बहुत सारे कैपेसिटर हैं और पावर सप्लाई है 1200 वोल्ट, हमारे पास जो सप्लाई है वो है 1200 वोल्ट, एक कैपेसिटर को सिर्फ तुम 200 वोल्ट दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं दे सकते, कितने कैपेसिटर होंगे ताकि तुम इक्विवेलेंट 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर बना लो, ठीक है, तो इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। मान लिया मैं तुमसे ऐसे बोलूं 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, 1 माइक्रोफेराड 1 माइक्रोफेराड पैरेलल में लगाओ, काम बन जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा,
प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी सप्लाई 1200 वोल्ट की है, लेकिन कैपेसिटर पे तो 200 वोल्ट से ज्यादा जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो क्या करेंगे? हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा इसको, लगा लगा करके देख लेना कौन सा केस बन जाएगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं। 1200 वोल्ट की सप्लाई है, एक कैपेसिटर सिर्फ 200 वोल्ट ही झेल सकता है। इतना तो मुझे श्योर है, इतना तो मुझे श्योर है कि यहाँ पे कम से कम 5 कैपेसिटर तो होने ही चाहिए। कैसे पता चला मुझे 5 कैपेसिटर होने चाहिए? 5 नहीं, 200 वोल्ट है ना, तो 6 कैपेसिटर तो होने चाहिए। फिर कैसे पता चली ये बात? भाई, एक कैपेसिटर सिर्फ 200 वोल्ट झेल सकता है, टोटल तुम्हारे पास 1200 है। ठीक है, कम से कम यहाँ पे 6 कैपेसिटर तो होने ही चाहिए। 1 1 1, सारी 200 वोल्ट सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, मुझे कोई टेंशन नहीं। ठीक है, ये 200 वोल्ट वाली वाली भी जो बात की, इससे तो मेरा पीछे छूटा। अब मुझे और कैपेसिटर लगाने हैं ताकि इन सबका सम मिलकर के कितना आ जाए, 2 माइक्रोफैराड आ जाए। अब यार ध्यान से सुनना, ये तो हमें पता चल गया कि इसमें कितने 6 कैपेसिटर चाहिए सीरीज में, क्योंकि 200 वोल्ट एक विथस्टैंड कर सकता था, एक कैपेसिटर पे 200 वोल्ट जा सकते थे, 200 200 200 200, तो 1200 वोल्ट हो गए टोटल। तो इतना तो हमें पता चल गया। मेरी बात को गौर से सुनो, अगर मैं इन सबको सीरीज में सॉल्व करूं, इनका ओवरऑल कैपेसिटेंस कितना मिलेगा मुझे? 1/6, इतना ही मिलेगा। ठीक है, और तो मैं नहीं लगा सकता सीरीज में, क्योंकि सीरीज में और लगाएंगे हम लोग तो वोल्टेज फिर कम ज्यादा हो जाएंगे। हमें तो सबके 200 वोल्ट चाहिए ना, पर मिनिमम कैपेसिटर कितने चाहिए हमें? मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर चाहिए, तो और तो मैं नहीं लगा सकता। लगाने को लगा सकते हैं। ठीक है, अगर मान लिया तुम यहाँ पे 7 कैपेसिटर लगा, तो सबके वोल्टेज 200 से तो कम ही होंगे, जो कि उसने अलाउ भी कर रखा था हमें कि 200 से कम रहने चाहिए। लगा सकते हो, बट उसने पूछा मिनिमम कैपेसिटर कितने होने चाहिए, तो हम इसकी कैपेसिटर की मैक्सिमम लिमिट लेके चल रहे हैं कि भाई ये 200 वोल्ट को विदस्टैंड कर सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास सीरीज में क्या चुका, सारे एक एक माइक्रोफेराड के 6 कैपेसिटर, उनका नेट कैपेसिटेंस 1/6 इतना चुका। अब मैं इसको इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ 2 माइक्रोफेराड में। खुद से सोचो दिमाग से कि अगर मैं इसको 2 माइक्रोफेराड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे ऐसी ऐसी कितनी सीरीज की जरूरत है? पूरी सीरीज की हेल्प से क्या चुका, 1/6। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर पैरेलल में एक और लगा दूं सीरीज ऐसे, एक और 1/6 मिल जाएगा। ऐड होता है ना पैरेलल में तो यार, तो एक और 1/6 मिल जाएगा, कितना आ जाएगा? 2/6 आ जाएगा। एक और सीरीज लगा दो, 3/6 आ जाएगा। एक और सीरीज लगा दो, 4/6 आ जाएगा। तो सोच करके देखो, मुझे ओवरऑल 2 माइक्रोफेराड चाहिए। वीडियो पॉज करो और सोचो, 2 माइक्रोफेराड के लिए मुझे ऐसी ऐसी कितनी सीरीज लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? अगर हमें 2 माइक्रोफेराड चाहिए, ऐसी ऐसी लगानी पड़ेंगी हम लोगों को 12 सीरीज, तभी तो आएगा 12/6। भाई एक सीरीज से मिला तुम्हें 1/6, एक और लगा दी तुमने ऐसी, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 7/6, कितना आ जाएगा? 12/6। 12/6 कितना है? तो 2 माइक्रोफेराड। यानी कि ऐसी ऐसी मुझे 12 सीरीज चाहिए। एक सीरीज में 6 कैपेसिटर, मुझे 12 सीरीज चाहिए, कम से कम कितने कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी? नंबर ऑफ कैपेसिटर इक्वल्स टू 12। नंबर ऑफ कैपेसिटर इक्वल्स टू 70। क्लियर हुआ सबको ये? ठीक है, एक बार बताना अगर क्लियर हो जाए। नहीं क्लियर होगा तो कुछ भी डाउट हो पूरे सेशन में मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, और कोई जो भी मैंने होमवर्क के क्वेश्चंस दिए तुम्हें, अगर किसी को होमवर्क के क्वेश्चंस करने में डाउट, वैसे तो नहीं होना चाहिए डाउट, होमवर्क के वही क्वेश्चन दिए मैंने तुम लोग को जो मैं तुम्हें सेशन में बार बार रिपीट करा चुका, तो वही मैंने तुम्हें होमवर्क दिया है। ठीक है, तो फिर भी अगर नहीं होगा बाई चांस तो एक बार मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना। और बाकी हमारा ये जो कैपेसिटेंस वाला पोर्शन है ये ओवर हो चुका, मतलब चैप्टर 2 हमारा ओवर हो चुका, और नेक्स्ट सेशन से हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 3। जैसे हमने 2019 से 25 तक सारे पीवाईक्यूज चैप्टर 1 के किए, सारे पीवाईक्यूज चैप्टर 2 के किए, ऐसे ही हम सारे पीवाईक्यूज चैप्टर नंबर 3 के करने वाले हैं। अब लेंथी चैप्टर नहीं मिलेंगे तुम्हें, तुम मिलेगा चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 9। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट और रे ऑप्टिक्स, बस ये थोड़े से लेंथी चैप्टर मिलेंगे, इसके बाद बाकी और चैप्टर्स लेंथी नहीं। ठीक है, मतलब लेंथी हो सकते हैं, बट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये चैप्टर एकदम सिंपल है, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।
कैसे आएगा वो देखो। ये 0.5 हो जाएगा, 0.5, 0.5। ठीक है, कैसे आएगा लगाओ जरा। अगर मैं, सुनो ध्यान से, इन दोनों को सीरीज में सॉल्व करें, ये आएगा 0.5। ठीक है, इन दोनों को सीरीज में सॉल्व करें तो 0.5 आएगा। 0.5 और 0.5 क्या हो जाएगा, 0.25। सीरीज में इन चारों को सॉल्व किया जाए 0.25 आएगा। ठीक है, यार बहुत सारे लगाने पड़ जाएंगे हम लोगों को। देख लेते हैं जरा, इसके पैरेलल में लगाओ। 1 मिनट का टाइम दो बस मुझे, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा देते हैं। तुम लोग भी करो इसको, वीडियो पॉज करो और करो, देखते हैं कितना आएगा। ठीक है, फिजिक्स में यही करना होता है, दिमाग लगाओ। हो रहा है अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो और भी अच्छी बात है।